किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता ऐप का किया शुभारंभ। डिजिटल नवाचार के जरिए देश की खाद्य सुरक्षा को आगे बढ़ाने संबंधी सरकार के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होंगे ये ऐप्स। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस आज। चाय से जुड़ी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान को लेकर जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर साल 21 मई को मनाया जाता है ये दिन। हरियाणा के अंबाला जिले में पेड़ों की सुरक्षा के लिए एक अनोखी मुहिम शुरू। गोबर से लकड़ी तैयार कर रहे हैं यहां के लोग और इस तकनीक से न केवल शहर की सुंदरता बढ़ रही है बल्कि गोबर का भी हो रहा है सही उपयोग। अगले 3 से 4 दिन में समय से पहले केरल पहुंचेगा मानसून, लेकिन प्री मानसून बारिश से दक्षिण के कई इलाकों में परेशानी। वहीं उत्तर भारत के कई हिस्सों में लू का अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता ऐप का शुभारंभ किया। ये ऐप्स डिजिटल नवाचार के जरिए देश की खाद्य सुरक्षा को आगे बढ़ाने संबंधी सरकार के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होंगी और साथ ही दक्षता, सेवा गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे और परिचालन कुशलता को बढ़ाने में भी सहायक होंगी। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता ऐप लॉन्च किए। ये ऐप डिजिटल नवाचार के माध्यम से देश की खाद्य सुरक्षा को आगे बढ़ाने के सरकार के उद्देश्य से जुड़े हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ई गवर्नेंस के एक उपकरण के रूप में ये ऐप देश के कृषि बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में मदद करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये ऐप बढ़ी हुई दक्षता, सेवा गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे और परिचालन दक्षता को बढ़ावा देंगे। ये ऐप नवीनतम तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही की सुविधा भी प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्धता है वो उपयोग करके हमारा जो पंक्ति में अंत में जो खड़े हुए हैं वो व्यक्ति को सरकार का जो वेलफेयर योजना का लाभ है वो पहुंचाना है, ये हमारा सोच है। डिपो दर्पण मोबाइल ऐप पर्यवेक्षी अधिकारियों को किसी भी समय कहीं भी गोदाम के प्रदर्शन को ट्रैक करने की अनुमति देगा, जिससे बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। ये स्मार्ट वेयरहाउसिंग तकनीकों, सीसीटीवी निगरानी और सेंसर के साथ एकीकृत है। दूसरी ओर अन्न सहायता ऐप अपनी तरह का पहला वॉइस और मैसेज शिकायत प्लेटफॉर्म है, जो नागरिकों को वास्तविक समय ट्रैकिंग और फीडबैक के साथ अपनी स्थानीय भाषाओं में शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी देगा। इसके अलावा अन्न मित्र एफडीएस डीलरों, खाद्य निरीक्षकों, जिला अधिकारियों आदि के लिए राशन वितरण के लिए वास्तविक समय कमांड सेंटर के रूप में कार्य करेगा। ये मासिक बिक्री, निरीक्षण रिपोर्ट और सरकारी अपडेट के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा। आज का ये अवसर जहाँ पर हम डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता जैसे 3 महत्वपूर्ण पहलों को शुभारंभ जो कर रहे हैं, ये केवल तकनीकी प्रगति का परिचायक ही नहीं है, बल्कि ये नए भारत की उस सोच को दर्शाता है जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर और सबका साथ सबका विकास के विजन पर आधारित है। कार्यक्रम में विभिन्न संबंधित विभागों के देश भर से आए प्रतिनिधि शामिल हुए। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। देश में अनाज का बम्पर उत्पादन होता है, लेकिन इसका भंडारण एक बड़ी समस्या होती है और बहुत बड़ी मात्रा में
कई बार अनाज खराब होता है। सरकार की कोशिश है कि अनाज का एक दाना भी बर्बाद ना हो और इसके लिए तमाम स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। तकनीक का उपयोग करके अब भंडारण से लेकर वितरण तक की पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के साथ साथ और सुरक्षित और मजबूत किया जा रहा है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं खेती में किसान अधिक से अधिक पूंजी का निवेश कर उत्पादन बढ़ाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकें, इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना भी शामिल है। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों की आय में वृद्धि और आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने योजना का विस्तृत प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए और समीक्षा बैठक में अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का ऋण वितरण वर्ष 2017 में 9,190 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2025 में 23,061 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, तो वहीं शुद्ध लाभ 100.24 करोड़ रुपए हो गया है और इसी अवधि में जिला सहकारी बैंक का कुल व्यवसाय 28,349 करोड़ रुपए से बढ़कर 41,234 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और शुद्ध लाभ 162 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। पिछले 8 वर्षों में प्रदेश में फसली ऋण 11,516 करोड़ रुपए एवं दीर्घकालिक ऋण 393 करोड़ रुपए वितरित किया गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। हर साल 21 मई को चाय से जुड़ी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान को लेकर जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पदार्थ चाय है और हमारा देश दुनिया भर में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे उस उद्योग का क्या भविष्य है? पेश है भारत के चाय के शहर डिब्रूगढ़ से हमारी संवाददाता सुबीना रॉय की ये विशेष रिपोर्ट। हमारे देश भारत में अधिकतर लोगों की सुबह चाय के साथ होती है और यही कुछ हाल दुनिया भर के लोगों का है। यही कारण है कि पानी के बाद दुनिया भर में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पदार्थ चाय ही है। चाय के उत्पादन के लिहाज से भी भारत अपना अलग मकाम रखता है और हमारा देश दुनिया भर में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में असम सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, जहां देश के कुल चाय उत्पादन का आधे से अधिक उत्पादन होता है। चाय उत्पादन का क्षेत्र हमारे देश में प्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार भी देता है। हालांकि बढ़ते तापमान, वर्षा में बदलाव, मिट्टी की क्वालिटी में कमी जैसे कारण इस हरे सोने के उत्पादन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। Although we are ahead as compared to 24 figures, but if we compare it with 2023 figures, we are 20% down, and largely it is because of the climate change and altered rainfall patterns. So it's impacting the tea industry at large. जलवायु में परिवर्तन से कीटों और बीमारियों के पनपने के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं, जिससे कीटनाशकों के उपयोग पर निर्भरता बढ़ जाती है। इसका प्रभाव चाय की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। साथ ही स्वाद और सुगंध में भी कमी हो जाती है। जलवायु परिवर्तन से निपटने की लागत चाय बागानों में सामाजिक सुविधाओं को प्रभावित कर सकती है। साथ ही काम करने की स्थितियों के बारे में चिंताएं भी बढ़ सकती हैं। इसके लिए सक्रिय रूप से समाधान भी तलाश किए जा रहे हैं। Tea Research Association Toklai is continuously working on it and finding solutions to mitigate these challenges, and definitely with this changing weather there has been increase in instances of pest attack in the gardens, and definitely the quantity, the quality has also been impacted. जलवायु परिवर्तन चाय उद्योग के लिए गंभीर खतरा बन गया है, जिसमें उत्पादन में कमी, नौकरियों में कमी और उच्च आर्थिक लागत शामिल है। हरे सोने की इस फसल का भविष्य अभी भी गहरे सवालों के घेरे में है और इसके लिए सक्रिय अनुकूलन रणनीतियों की आवश्यकता है, ताकि चाय उत्पादन की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके और साथ ही इस पर निर्भर लोगों की आजीविका की रक्षा की जा सके। शमीम अख्तर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और पर्यावरण को बचाने के लिए कई तौर पे प्रयास किए जा रहे हैं। जहां हरियाणा के अंबाला जिले में पेड़ों की सुरक्षा के लिए एक अनोखी मुहिम शुरू हुई है। यहां लोग गोबर से लकड़ी तैयार कर रहे हैं और इस तकनीक से बनी लकड़ी से न केवल शहर की सुंदरता बढ़ रही है बल्कि गोबर का भी सही उपयोग हो रहा है। पेश है ये रिपोर्ट। अंबाला छावनी में एक मशीन लगाई गई है जो शहर में बेकार पड़े गोबर को लकड़ी में बदलने में मदद करती है। इस तकनीक से न केवल गोबर का सही उपयोग हो रहा है बल्कि शहर की सफाई भी हो रही है। गोबर से बनी लकड़ी का उपयोग एकदम सकारात्मक कदम है जो पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है। इसके लिए शहर से गोबर को एकत्रित किया जाता है और इसके बाद मशीन की मदद से लकड़ी की तरह बनाया जाता है। इस तकनीक की मदद से न केवल शहर की सुंदरता बढ़ रही है बल्कि गोबर का सही उपयोग भी हो रहा है। हम लोगों ने गोबर से लकड़ बनाने का कार्य शुरू किया है। तो यहाँ पर जो है समय समय पर जो काम किया जाता है जिसके अंदर लकड़ का इस्तेमाल होता है, तो पर मैं सभी से ये है कि लकड़ अगर वो पेड़ों की यूज़ करते हैं तो उससे पोल्यूशन पर असर होता है, पर वो पोल्यूशन फैलाती भी है। दूसरा, एक पेड़ कटता है, उसके लिए गोबर से बनी हुई लकड़ का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आप इन्वायरमेंट में भी फ़ायदा देते हैं। दूसरा, गोबर को भी ख़त्म करने में हमारा सहयोग होता है। तो इससे मैं आप सभी से निवेदन करूँगी कि अधिक से अधिक इसका इस्तेमाल करें। बदलते पर्यावरणीय परिस्थितियों और वनों की कटाई से उपज रहे खतरों के बीच गोबर से बनी लकड़ी यानी गो काष्ठ एक नई उम्मीद बनकर उभरी है। गोबर से लकड़ी बनाने की ये अनोखी पहल न केवल पारंपरिक लकड़ी का एक उत्कृष्ट विकल्प है बल्कि इससे पर्यावरण संरक्षण, धार्मिक परंपराओं का पालन और किसानों को आर्थिक लाभ भी हो रहा है। इसके बेहतरीन रिजल्ट सामने आ रहे हैं सर। देखिए, इसके फ्यूम से एक तो आपको जो है किसी प्रकार की अगर कोई एलर्जी एक्समा वगैरह है वो आपको इसमें फील नहीं होगा। एंड दूसरा, लकड़ का प्रयोग थोड़ा सा कम हुआ है। जैसे कि ढाबों में आप जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तंदूर तपाने के लिए लकड़ ही काम आती है या कोयला चलता है, उससे काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो लोग हमारा ये लगा रहे हैं वो बार बार हमसे रिपीट ऑर्डर्स लेकर जाते हैं। ये जी हम लेके आते हैं जी खाद, फिर इसमें डालते हैं मशीन में जी, फिर बनाते हैं 4-5 दिन सुखाते हैं जी। कई बंदे आते हैं वीडियो बना के लेके जाते हैं। इस 4-5 दिन में तैयार कर लेते हैं। सूख जाती है लकड़, मशीन से तैयारी करने के बाद उसके बाद सुखाते हैं। गोबर से लकड़ी बनाने की प्रक्रिया में सूखे गोबर को मशीनों के माध्यम से कंप्रेस कर लकड़ी के आकार में ढाला जाता है। इसके बाद इन्हें धूप में सुखाया जाता है जिससे उनकी नमी समाप्त हो जाती है और ये जलाने के लिए तैयार हो जाती हैं। गोकाष्ठ का उपयोग विशेष रूप से अंतिम संस्कार, यज्ञ और हवन के दौरान बढ़ रहा है। पारंपरिक लकड़ी की तुलना में ये सस्ता भी है और प्रदूषण रहित विकल्प भी प्रदान करता है। इस तकनीक ने पशुपालकों के लिए एक नया आय का स्रोत खोल दिया है। जहां पहले गोबर का उपयोग मुख्य रूप से खाद में होता था, अब इसके व्यावसायिक उपयोग से किसानों की आय में भी वृद्धि हो रही है। हरियाणा के अंबाला से मनोज सभरवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात करें मौसम की, तो मौसम विभाग ने मुंबई और कोंकण क्षेत्र में अगले 4 दिन तक गरज के साथ तेज आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। रायगढ़, नासिक और पुणे सहित महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों के लिए अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। कोंकण और गोवा जैसे तटीय क्षेत्रों के साथ ही गुजरात के राजकोट, जूनागढ़, जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, अमरेली, वलसाड़, डांग में भी मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के बांकुरा, झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर में भी तेज बारिश के साथ साथ बिजली गिरने और तूफानी हवा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और इन इलाकों में 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना बताई गई है। और एक और जहां देश के कई हिस्सों में मानसून का असर दिखाई देने लगा है, तो वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में लू का अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में रात के वक्त भी गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। खास तौर पर राजस्थान की बात की जाए तो राज्य के
14 शहरों में भीषण हीट वेव चलने की आशंका को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 3 से 4 दिन और हीट वेव से राहत मिलने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। राजस्थान के गंगानगर में सर्वाधिक तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तापमान सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक है और इसके साथ ही बाड़मेर, चूरू और बीकानेर में भी तापमान 45 डिग्री से अधिक दर्ज हुआ है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में भी तापमान 46 डिग्री से अधिक दर्ज हुआ। हरियाणा में भी तापमान 44 डिग्री से अधिक बना हुआ है और साथ ही मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी तापमान 44 से 45 डिग्री के बीच दर्ज हुआ है। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में टमाटर के सौदे उतार चढ़ाव के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 19 मई को टमाटर का भाव रहा 1300 रुपए, जो कि 20 मई को 450 रुपए बढ़कर 1750 रुपए हो गया। जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में टमाटर का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। यहाँ 19 मई को टमाटर का भाव 1300 रुपए था, जो 20 मई को 100 रुपए लुढ़क कर 1200 रुपए रह गया। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे बिना किसी बदलाव के साथ हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 19 और 20 मई को टमाटर का भाव 1500 रुपए पर बना रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में टमाटर की खरीद तेजी के साथ हुई। यहाँ 19 मई को टमाटर का भाव रहा 795 रुपए, 20 मई को इसमें 5 रुपए की मजबूती आई और भाव 800 रुपए हो गया। टमाटर की पैदावार को देखें तो भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहां कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर पैदा होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और पश्चिम बंगाल हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213.20 लाख टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204.25 लाख टन थी। यानी इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि इसका असर टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मंडियों में इन दिनों केले की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में 19 मई को केले का भाव रहा 2500 रुपए, 20 मई को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2500 रुपए पर बना रहा। इसी तरह हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान केले के भाव स्थिर रहे। यहाँ 19 और 20 मई को केला 2500 रुपए पर बिका। इसी तरह राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 19 मई को इसका भाव रहा 2800 रुपए, जो कि 20 मई को भी 2800 रुपए पर टिका रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 19 मई को केले का भाव रहा 2710 रुपए, जो कि 20 मई को 10 रुपए टूटकर 2700 रुपए पर आ गया। वहीं बात देश की दूसरी मंडियों की करें तो महाराष्ट्र की पुणे मंडी में केला 1000 रुपए पर बिका, जबकि केरल की पालक्कड़ मंडी में इस दौरान केले के सौदे 4600 रुपए पर हुए। बता दें कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले के निर्यात का हिस्सा केवल 1% है, जबकि विश्व स्तर पर 35.36 मिलियन मीट्रिक टन केले की पैदावार में देश की हिस्सेदारी 26.45% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 176 मिलियन अमेरिकी डॉलर के केले का निर्यात किया। अगले 5 वर्षों में भारत से केले के निर्यात में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही केले की खेती से जुड़े 25,000 से अधिक किसानों की आजीविका में सुधार होगा। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में भिंडी, टमाटर, बैंगन, मिर्च और फूल गोभी की तुड़ाई का काम करें। यहाँ के किसान पालक की कटाई भी करते रहें। तरबूज की तुड़ाई का काम भी जारी रखें। वहीं
मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में टमाटर, मिर्च, बैंगन और गोभी की नर्सरी तैयार करने का काम कर सकते हैं। ग्रीष्मकालीन सब्जियों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। मध्य प्रदेश के किसान ग्रीष्मकालीन और कद्दू वर्गीय सब्जियों में जरूरत के हिसाब से खाद या उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में गन्ने के पौधों को आपस में बांधने का काम करें ताकि तेज हवाओं में गिरने से बचाया जा सके। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के किसान तैयार ग्रीष्मकालीन उड़द, मूंग और तिल की कटाई जारी रखें। छत्तीसगढ़ में आलू, प्याज, हल्दी, अदरक और लहसुन की खुदाई करते रहें। छत्तीसगढ़ के किसान इन दिनों पत्तेदार सब्जियों और कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुवाई कर सकते हैं। किसानों को सलाह है कि वो फूल आने के समय केले के पौधों को सहारा देने का काम करें। राजस्थान में बैंगन, मिर्च और टमाटर की खड़ी फसलों में सिंचाई करें। यहाँ के किसान आम के बागों में भी जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। इतना ही नहीं, राजस्थान में इन दिनों हरे चारे वाली फसलों में भी सिंचाई करें। राजस्थान के किसान तरबूज और खरबूज की तुड़ाई का काम समय पर कर लें। गुजरात में केले के पौधों को सहारा देने का काम करें। वहीं बागवानी वाली फसलों और सब्जियों को भी गिरने से बचाने के लिए सहारा देना जरूरी है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बीज काफी रहेंगे। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। और खेती किसानी के साथ साथ आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर जिले में करंट लगने से हुए हादसे का संज्ञान लिया। योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के तत्काल उपचार के निर्देश दिए हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। आज उनके समाधि स्थल वीर भूमि पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। 1984 से 1989 के बीच प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी की 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान तमिलनाडु के श्री पेरबंदूर में LTTE ने हत्या कर दी थी। मुर्शिदाबाद दंगों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर बड़ा आरोप लगा है। आरोप में TMC के सांसदों और पार्षदों ने दंगों को रोकने के लिए कुछ न करने का आरोप है। मोदी सरकार की पहल पर बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल मित्र देशों में जाकर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने वाला है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई वाला दल आज से विदेश दौरे पर निकलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अमृत काल में तेज विकास की दिशा पकड़ी है। प्रधानमंत्री 22 मई को वर्चुअल माध्यम से देश भर के जिन 103 रेलवे स्टेशन का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। मुंबई से सटे कल्याण में कल सप्त श्रृंगी इमारत की चौथी मंजिल का स्लैब गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर नकेल कसने का काम जारी है। डीआरजी जवानों का नक्सल मोर्चों पर बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात। एग्री की उड़ान हर रविवार शाम 6 बजे और रात 9:30 बजे। पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। धरती की लोरी, बीजों के गीत, उसके सपनों में दिखती एक नई सी प्रीत, नाजुक सी मुस्कान पर इरादे फौलादी, मशीनों से खेले जैसे हों वही सच्चे साथी। ट्रैक्टर चले तो दिखे कुछ नए अंदाज, जैसे किसानी में रचा हो किसी ने इतिहास। मिलिए भारत की फार्म लेडी पूजा ढोक से, नई उम्र, नई सोच, नई कहानी। देखिए भारत की फार्म लेडी रविवार 25 मई रात 8 बजे डीडी किसान पर। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। भारत माता की
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।